हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आरपी सिंह और हमारे बहुत से बच्चों ने ये कहा था, रिक्वेस्ट की थी कि सर हिंदी में वीडियो बनाइए। तो आज से हम शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम हिंदी में आपको वीडियो देंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है, पहला टॉपिक हम शुरू करेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से। और ये टॉपिक हमारा है जिसका नेम है विलियन। तो आज से हम शुरू करेंगे बिलियन टॉपिक को। जिस किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको रेगुलरली वीडियो मिलते रहे। और यहाँ पर हम आपको हर चैप्टर का वीडियो देंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। देखिए, जब हम बात करते हैं बिलियन की, तो बिलियन एक्चुअल में होते क्या हैं, क्या होते हैं बिलियन। बिलियन जो होते हैं ये मिश्रण होते हैं। पहली बात हम करते हैं कि बिलियन क्या होंगे। तो बिलियन जो होंगे ये आपके मिश्रण होंगे। मिश्रण कैसे? जैसे हमने सपोज करो एक कंटेनर हमने लिया, ये हमने कोई कंटेनर ले लिया, ठीक है, और इस कंटेनर में हमने जल ले लिया। हमने यहाँ पे जल लिया और इस जल में हमने क्या डाल दिया, चीनी डाल दी। ये चीनी के क्यूब डाल दिए, शक्कर डाल दी इसमें, ठीक। तो ये शक्कर है। अब थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये जो आपका शुगर दिख रहा है, शुगर या चीनी, ये आपकी जो दिख रही है ये थोड़ी देर के बाद गल जाएगी और ये आपको इस तरीके का मिलेगा। अब इसमें दोनों डिसॉल्व हो गए, मतलब चीनी जो थी वो पानी में घुल गई। और जब चीनी पानी में घुली तो यहाँ पे आपकी जो चीनी थी ये द्रव अवस्था में आ गई और जो पानी था ये भी आपका द्रव अवस्था में आ गया। तो दोनों की अवस्थाएं कैसी हो गई, द्रव अवस्था हो गई। मतलब जहां पर हम जिसको घोलते हैं, तो देखो ये घोला जा रहा है, यहाँ पे जो चीनी है ये घोली जा रही है, घोली जा रही है। तो इसको तो हम बोलेंगे विलेय, इसको हम क्या कहेंगे, विलेय। और जो पानी है ये घोलक है, ये क्या है, घोलक है। ये घोलक है। घोलक का मतलब हुआ जिसमें किसी चीज को घोला जाए, तो इसको हम कहेंगे विलायक। विलायक। और हमारी विलेय, यहाँ पे जो विलेय है ये भी द्रव है और विलायक भी आपका द्रव है। यहाँ पे आपका विलायक भी द्रव है। अगर दोनों की अवस्थाएं समान हो जाएं, अगर जहाँ पे विलेय और विलायक दोनों की अवस्थाएं समान हो जाएं, तो उस मिश्रण को, ये जो मिश्रण आपका बना है, इस मिश्रण को हम क्या कहते हैं मालूम है? इस मिश्रण को हम कहेंगे समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण, या इसको हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, या हम इसको कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। तो ऐसा मिश्रण जिसमें विलेय और विलायक दोनों की अवस्थाएं समान होती हैं, उसको हम समांगी मिश्रण कहते हैं। और जो विलयन होता है वो किस तरह का मिश्रण होता है, ये समांगी मिश्रण होता है। तो पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट हमारा आया कि विलयन
एक एक समांगी मिश्रण है, समांगी मिश्रण है, मिश्रण है। पहला पॉइंट कि हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन जो होता है, विलयन जो होता है, वो किस तरीके का मिश्रण होता है? समांगी मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण होता है? समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण क्या होते हैं? समांगी मिश्रण वो मिश्रण होते हैं जिनमें विलेय और विलायक दोनों की अवस्थाएं समान होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। दूसरी बात अब ध्यान यह रखनी है कि ज़्यादातर इसकी मात्रा कम होती है। इसकी मात्रा जो होगी, विलेय की जो मात्रा होगी वो कम होगी। कोई भी विलयन बनेगा उसमें विलेय की मात्रा कम होगी, और जो आपका विलायक होगा इसकी मात्रा ज़्यादा होगी, मात्रा ज़्यादा होगी। ज़्यादातर ऐसा होता है, लेकिन कहीं कहीं पे आपको अपवाद देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि विलेय विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित वह भाग होता है, वह भाग होता है, भाग होता है जिसकी मात्रा कम होती है, जिसकी मात्रा कम होती है, कम होती है, तथा जो विलायक में घुल जाता है, विलायक में घुल जाता है, घुल जाता है। ठीक है, देखो एक चीज और देखो, यहाँ पे बहुत से बच्चों को चीनी का फॉर्मूला नहीं पता होगा। ऐसे लिखा जाता है शक्कर। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसको कहते हैं C12H22O11, और H2O वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। ठीक है, तो हमें ये दो पॉइंट यहाँ पे पता चले। पहला पॉइंट हमको क्या पता चला कि विलयन है क्या? विलयन एक मिश्रण है। किस तरीके का मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। फिर दूसरी बात हमको ये पता चली कि विलयन में जो विलेय होता है वो वह भाग होता है जिसकी मात्रा कम होती है, और जो विलायक में घुल जाता है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हमारे क्लियर हुए। अब हम आगे आते हैं, इसको हम बिगाड़ते हैं, थोड़ा सा इरेज करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखो, अब हमारा आगे क्या कहते हैं हम, देखो जब हम किसी विलेय की बात करेंगे, हम किसी विलेय की बात करेंगे तो जनरली हम एक टर्म याद रखें। आपको ये टर्म याद रखना है कि विलेय और विलायक, इनको हम बोलेंगे क्या? तो विलेय जो होगा इसको हम 1 से प्रदर्शित, विलेय को हम 2 से प्रदर्शित कर दें, और विलायक को हम 1 से प्रदर्शित कर दें। विलेय के लिए हम 2 नंबर लिखेंगे, 2 संख्या लिखेंगे, और विलायक के लिए हम 1 संख्या लिखेंगे। जैसे हमने बोला भार, हमने यहाँ पे कहा भार, तो भार के लिए हमने इसको क्या कहा? हमने कहा विलेय का भार, हमने कहा विलेय का भार, विलेय का भार। तो भार को क्या लिखोगे? वेट, और वेट को लिखते हो W से, तो ये क्या हो गया? विलेय का भार W2। फिर हमने कहा विलायक का भार, तो इसको हमने क्या लिखा? W1। फिर हमने कहा अणुभार, अणुभार, अणुभार क्या होता है? अणुभार होता है मोलर मास, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोलर मास। तो देखो ये पहला लेटर कौन सा आपको दिखाई दे रहा है? पहला लेटर आपको दिखाई दे रहा है M,
तो इसको क्या लिखेंगे, M2। मतलब अगर विलेय के अणुभार की बात करें तो उसको क्या कहेंगे, M2। और अगर विलायक के अणुभार की बात करें तो उसको क्या बोलेंगे, M1। M2 क्या है, विलेय का अणुभार, और विलायक का अणुभार क्या है, M1। फिर हमने कहा मोलों की संख्या, हमने कहा मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या, संख्या के लिए हम नंबर लिखते हैं, तो नंबर का सिंबल क्या होता है, n। और अगर हमें विलेय की बात करनी है तो N2 हो गया, और अगर हमें विलायक की बात करनी है तो N1 हो गया। मतलब विलेय के मोलों की संख्या कितनी होगी, N2, और विलायक के मोलों की संख्या कितनी होगी, N1। फिर देखो हम बात करेंगे मोल प्रभाज की, मोल प्रभाज, अभी आपको बताएंगे इसके बारे में क्या होता है ये मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज को हम चाई से डिनोट करते हैं, जनरली हम लोग इसको एक्स बोल देते हैं, लेकिन ये होता है चाई, इसको कहते हैं चाई, CHAI, चाई, ये ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है चाई तो आप एक्स बोल दो, तो इसको X2 बोला, चाई 2 हो गया ये। मतलब विलेय के मोलों की मोल प्रभाज क्या होगा, X2 होगा, और विलायक का मोल प्रभाज क्या होगा, X1 होगा या चाई 1 होगा, ठीक है। तो अब हमें ये क्लियर हो गया कि विलयन में हमारे दो कंपोनेंट हैं, एक है विलेय और दूसरा है विलायक। विलेय के लिए जो शब्द हम यूज करते हैं, जो नंबर हम यूज करेंगे वो 2 यूज करेंगे, और विलायक के लिए हम 1 यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो विलेय का भार क्या होगा, W2, विलेय का अणुभार क्या होगा, M2, मोलों की संख्या क्या होगी इसके, N2, और इसका मोल प्रभाज क्या होगा, X2। विलायक में जाते हैं तो विलायक का भार क्या होगा, W1, विलायक का अणुभार क्या होगा, M1, विलायक के मोलों की संख्या क्या होगी, N1, और विलायक का मोल प्रभाज क्या होगा, X1 या चाई 1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें 2 चीज़ें नहीं पता है। देखो भार तो हमें मालूम है, बहुत से बच्चे अणुभार भी नहीं निकाल पाते हैं, ये भी नहीं उनको पता है और ये भी नहीं पता है। सबसे पहले हम लेंगे अणुभार। देखो हम आपको सिखाएंगे, सबसे पहले बिल्कुल 0 से पढ़ा रहे हैं हम आपको, मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको कुछ भी नहीं पता है, उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये माना कि अणुभार अगर हमें निकालना है, अणुभार, तो देखो इसके नाम से हमें लग रहा है, क्या लग रहा है, अणुभार। यहां पे अणुभार का मतलब क्या हुआ, देखो अणु होता क्या है। सबसे पहले तो हम ये जाने कि अणु है क्या। अणु क्या है, कोई भी अगर पदार्थ दिया होगा तो उसका सबसे छोटा भाग होगा परमाणु, और परमाणुओं का समूह, परमाणु समूह, परमाणु समूह क्या कहलाएगा, अणु कहलाएगा। अणु क्या होता है, अणु परमाणुओं का समूह होता है। जैसे हमने कहा कार्बन एक तत्व है, ऑक्सीजन दूसरा तत्व है, ये कार्बन का परमाणु है, ये ऑक्सीजन का परमाणु है, और अगर ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाएं, आपस में ये संयोग कर जाएं, आपस में ये संयोग कर जाएं, तो ये संयोग करने पे हमें 2 प्रोडक्ट दे सकते हैं, एक तो CO बन सकता है और एक CO2 बन सकता है, ठीक है। ये भी अणु हो गया और ये भी अणु हो गया। ये अणु किसका है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये क्या है, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड क्या है ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। कैसे पता चला, देखो ये कार्बन है और ऑक्सीजन को हम क्या लिखते हैं, ऑक्साइड। कितने ऑक्सीजन है, 1,
और एक को हम लिखते हैं मोनो। तो इसको हमने लिखा कार्बन, एक के लिए हमने लिखा मोनो और ऑक्सीजन के लिए लिखा हमने ऑक्साइड। अब देखो इसको क्या लिखोगे, ऐसे ही इसको लिख लो, कार्बन कार्बन। दो ऑक्सीजन के लिए हम क्या लिखेंगे, डाई, और ऑक्सीजन के लिए हम क्या लिखते हैं, ऑक्साइड। तो इसका नाम क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इनका जब अणुभार हम निकालेंगे तो सबसे पहले कुछ परमाणु भार हमको पता होने चाहिए, तो हम किसी का भी अणुभार निकाल लेंगे। तो कुछ परमाणु भार हम लिख रहे हैं, ये आप नोट कर लें, ठीक है। इसको हम इरेज करते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, जैसे हमने कहा कार्बन का, पहले एक तरफ हम लिख लें तत्व, यहाँ पे हमने लिखा तत्व, और एक साइड में हमने लिखा परमाणु भार, परमाणु भार, परमाणु भार। तो तत्व हमारा है कार्बन, इसका परमाणु भार होता है 12। दूसरा हमने लिया हाइड्रोजन, इसका परमाणु भार होता है 1। तीसरा हमने लिया ऑक्सीजन, जो मेन है वो हम आपको बता रहे हैं, इसका परमाणु भार होता है 16। फिर हमने लिया नाइट्रोजन, इसका परमाणु भार होता है 14। हमने लिया सल्फर, इसका परमाणु भार होता है 32। फिर हमने लिया क्लोरीन, इसका परमाणु भार होता है 35.5। और फिर हमने लिया सोडियम, इसका परमाणु भार होता है 23। ठीक है, इतने हमें ज़रूरत पड़ेंगे, और भी हमें ज़रूरत पड़ेंगे, लेकिन जहाँ पे जितना पड़ेगा वो हम कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इनको नोट कर लो, इतना तो आपको ज़रूरत होगा ही, ठीक है, ये मेन है। जैसे अब हमें अणुभार मान लिया निकालना है, सपोज दैट हमको एक अणु दे दिया H2SO4, H2SO4, इसका हमें अणुभार ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, हमको इसका निकालना है अणुभार, इसका हमको अणुभार निकालना है, अणुभार ये निकालना। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2, और हाइड्रोजन के एक परमाणु का परमाणु भार 1 है, तो 2 गुणा 1 हो गया। सल्फर का परमाणु भार कितना है, हमने आपको बताया कितना है, 32 है। ऑक्सीजन के एक परमाणु का परमाणु भार कितना है, हमने आपको बताया 16 है कितने परमाणु, 4, तो 4 गुणा 16 कितना हो गया, 2 + 32 + 64। अब इनको जोड़ लो, देखो 4 और 2 6 और 2 8, फिर 6 और 3 9, परमाणु भार कितना हो गया इसका, 98। तो हमको यह पता चल गया कि H2SO4 का परमाणु भार कितना होगा, 98। अब जैसे एक हमें दे दिया HNO3, ये दे दिया, तो इसमें हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना है, 1, और हाइड्रोजन है कितना, यहाँ पे 1 ही परमाणु है। यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं, 1 परमाणु है, तो ये 14 हो गया। ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने परमाणु हैं, 3 परमाणु हैं, तो 3 गुणा 16 हो गया। तो ये अब कितना हुआ, ये हुआ 1 + 14 + 48, तो ये हो गया आपका 63। ठीक है, तो कितना अणुभार आपका आया, 63। चलो एक और देखते हैं। जैसे हमने कहा ऑक्जेलिक एसिड, हमने कहा ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड या ऑक्जेलिक अम्ल। पहले तो हमको ये पता हो कि ऑक्जेलिक अम्ल हमने कभी खाया है, क्या हम इसको जानते हैं? हाँ बिल्कुल हम इसको जानते हैं, क्योंकि हम लगभग ऑक्जेलिक अम्ल डेली ही खाते हैं। तो हमको ये पता है इसका स्रोत क्या होगा, ये कहाँ पाया जाएगा, इसका स्रोत क्या होगा।
तो ऑक्जेलिक एसिड का स्रोत होता है टमाटर। क्या इसका स्रोत होता है? टमाटर। टमाटर में पाया जाता है ये। अब इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है COOH, सिंगल बॉन्ड COOH। ये जो यौगिक है, ये जो कंपाउंड हमको दिख रहा है, ये ऑक्जेलिक एसिड है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? कार्बन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 4। और हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो ये हमारा क्या हुआ? C2O4H2 को हम क्या कहते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल कहते हैं। एक चीज और इसके बारे में बता दें, हमारे बॉडी में जो, हमारे शरीर में जो स्टोन होता है, जो पथरी होती है, पथरी, हमारे शरीर में जो पथरी हो जाती है वो भी इसी के कारण होती है। कौन सा कंपाउंड बनता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट बन जाता है। जिस ऑक्जेलिक एसिड जो है वो कैल्शियम के साथ अभिक्रिया करता है। कौन? ऑक्जेलिक एसिड। और वो बना लेता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो उसको हम बोलते हैं पथरी। तो हमारी बॉडी में ये पथरी हो जाती है। ठीक, अब हमको निकालना क्या है? हमको इसका अणुभार निकालना है। कितने कार्बन है यहाँ पे? 2। कार्बन का परमाणु भार 12। ऑक्सीजन कितने हैं? 4। परमाणु भार कितना है? 16। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। परमाणु भार कितना है? 1। तो ये कितना हो गया? 24 प्लस 16 चक्कू 64 प्लस 2, तो ये कितना हो गया? 4 2 6 4 10 और 6 2 8 और 1 9। कितना आ गया इसका अणुभार? 90। तो हम आशा करते हैं कि अब आप अणुभार निकाल लेंगे। किसी का भी अणुभार आपको निकालना होगा तो आप निकाल लेंगे। ठीक है, इरेज करें इसको। चलिए एक हम आपको देते हैं, आप इसको निकालिए। 1 मिनट आप इसे ट्राई करिए, फिर हम इसको बताते हैं। एक है हमारा एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल कहाँ पे ये पाया जाता है? ये आपका सिरका में पाया जाता है। सिरका में। सिरका को हम विनेगर बोलते हैं। विनेगर, सिरका को हम लोग कहते हैं विनेगर। तो विनेगर में ये पाया जाता है। फार्मूला इसका क्या होता है? इसका फार्मूला होता है CH3COOH। अब आप इसको क्या निकालना है? आपको इसका अणुभार निकालना है आपको। तो आप ट्राई करिए इसके अणुभार को। हो गया? ठीक, हम देखते हैं कितने कार्बन है यहाँ पे? 2। तो 2 गुणा 12। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? 4। 4 गुणा 1। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे? 2। 2 गुणा 16। तो ये कितना हो गया? 24 प्लस 4 प्लस 32। देखो 4 और 2 6 और 4 10 हो गया। 10 का 0, 1 हासिल लगा। 2 और 3 2 5 और 1 6। तो ये कितना हो गया? 60। अणुभार आपका कितना आ गया? 60 अणुभार आ गया। क्लियर हो गया? अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पे। पहला टॉपिक हमारा अणुभार क्लियर है। अब हम दूसरा टॉपिक देखते हैं। दूसरे टॉपिक में हमारा टॉपिक है मोलों की संख्या। मोलों की संख्या। अगर हमें किसी के मोलों की संख्या ज्ञात करनी है, हमको किसी के मोल निकालने हैं, उनकी संख्या ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे? मोलों की संख्या को हम प्रदर्शित किससे करते हैं? n से। तो हमारा जो n होगा ये होगा W/m। W/m। यहाँ पे हमारा जो W होगा ये दिया गया भार होगा।
दिया गया भार ये होगा, और जो हमारा m होगा ये अणुभार होगा, अणुभार होगा। ठीक है, तो जैसे मान लिया, सपोज करो हमसे कहा गया कि 9.8 ग्राम 9.8 ग्राम H2SO4 में H2SO4 के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या ज्ञात करो, ज्ञात करो। ठीक है, तो अब देखो हमारा दिया गया भार कितना है, W कितना दिया है, हमने लिख लिया W हमारा कितना दिया है 9.8 ग्राम, इतना हमारा भार दिया है, W दिया हुआ है। फिर हमें जो अणु दिया है वो किसका दिया है, H2SO4 का, तो इसका अणुभार क्या होगा, अणुभार को किससे लिखते हो, M से, तो इसका अणुभार क्या हुआ 2 × 1, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 4 × 16, क्योंकि ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 4 परमाणु, सल्फर का 1 परमाणु और हाइड्रोजन का 2, तो इसको जब जोड़ोगे आप तो ये आएगा 98। तो अब हमारा फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है N बराबर W हमारा है 9.8 और अणुभार हमारा है 98। तो ये इसको काटोगे, दशमलव हटाया, ये 0 बढ़ गया, तो ये आ गया 1/10, और 1/10 का मतलब होता है 0.1 मोल। क्लियर हुआ? तो ये हमारा क्या आ गया, मोलों की संख्या। एक क्वेश्चन और इस पे लगवा देते हैं आपको, चलिए देखिए, नोट करिए। ठीक है, ओके। अगला देखिए, एक क्वेश्चन और हम लगवाते हैं इसी पे। जैसे आपसे लिखा कि 630 ग्राम नाइट्रिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल के मोलों की संख्या, नाइट्रिक अम्ल के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो यहां पे आपको वेट कितना दिया है, जो आपको वेट दिया है, जो भार आपको दिया है W, वो आपको दिया है 630 ग्राम। ठीक है, और आपको जो यौगिक दिया हुआ है, किस यौगिक का अणु दिया है, नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला, इसका सूत्र होता है HNO3, इसका जो सूत्र होगा वो होगा HNO3। तो इसका अणुभार हम निकालें, अणुभार M से दिखाते हैं, अणुभार को हम किससे लिखते हैं, M से। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 हो गया, नाइट्रोजन का कितना हो गया 14, और ऑक्सीजन का कितना हो गया 3 × 16। तो ये टोटल कितना हो गया 63। कितना हुआ 63। अब हमें निकालना क्या है, मोलों की संख्या। तो ये क्या होता है W/M, और W हमारा कितना है 630, और M हमारा कितना है 63। तो काट दो, कितने टाइम जाएगा 63 × 63 बचा 0, कितने आ गए 10 मोल। ठीक है,
तो अब ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, ये टॉपिक भी हमारा क्लियर हो गया। अब हम आते हैं तीसरे टॉपिक में। टॉपिक का नेम है मोल प्रभाज। तो अब हम देखते हैं कि मोल प्रभाज क्या होंगे। बिगाड़ते हैं इसको। हेडिंग डालिए आप लोग, मोल प्रभाज। हमारा जो नया टॉपिक है मोल प्रभाज। एक काम और करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपको हर वो वीडियो देंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको न्यूमेरिकल पोर्शन भी लगवाएंगे, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मोल प्रभाज, देखो प्रभाज का मतलब अगर आपने समझ लिया तो आप मोल प्रभाज भी समझ लेंगे। देखो प्रभाज क्या होता है। प्रभाज, सपोज करो हम इसको आपको एक सर्किल बना रहे हैं, इस गोले के द्वारा हम इसको समझा रहे हैं। जैसे कि हमने गोला बनाया और इस गोले के हमने 4 भाग कर दिए। एक भाग में हमने हरा लिख दिया और बाकी भाग इस गोले के लाल हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि यहाँ पे हरे का प्रभाज कितना होगा, यहाँ पे हरे का प्रभाज कितना होगा। मतलब जो ग्रीन है, जो हरा है, इसका प्रभाज क्या होगा। हरे रंग का प्रभाज क्या होगा। तो आप कहोगे कितने भाग में, एक भाग में, और बटे में आप क्या लिख दोगे, 4। तो मतलब ये हरा रंग था कितने भाग में, एक भाग में, और कुल भाग कितने थे इस गोले के, 4। तो आपने क्या किया, जितने में वो था वो भाग बटे कुल भाग, तो ये क्या हो गया, प्रभाज। अब हम बात किसकी करेंगे, ये क्लियर हो गया। हमें जिसका प्रभाज निकालना होता है वो जितने भाग में होगा वो भाग बटे कुल भाग जितना होगा वो, तो हम प्रभाज निकाल लेंगे। अब मान लिया हमसे कहा गया कि मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, ठीक है। तो मोल प्रभाज, मान लिया हमने बिलियन की बात की, बिलियन में हम बात कर रहे हैं, तो बिलियन में हमने 2 ही तो मोल प्रभाज की बात की थी। एक हमने कहा था x2 विलेय का मोल प्रभाज, और हमने कहा x1 विलायक का मोल प्रभाज। अब बिलियन में मोल किसके किसके होंगे, देखो n2 होगा और क्या होगा, n1 होगा। n2 किसके मोल होंगे, ये आपके विलेय के मोल होंगे। किसके होंगे, विलेय के मोल। और n1 किसके मोल होंगे, ये आपके होंगे विलायक के मोल। किसके मोल होंगे, ये आपके विलायक के मोल होंगे। तो देखो यहां पे हुआ क्या, हमने कहा विलेय का मोल प्रभाज x2, जिसका निकालना होता है उसका भाग मतलब n2 अपान कुल भाग, कुल में क्या आएगा, n1 प्लस n2। तो ये किसका मोल प्रभाज हो गया, विलेय का। हमने कहा विलायक का मोल प्रभाज x1, जिसका निकालना होता है उसके मोल बटे कुल मोल n1 प्लस n2। तो क्लियर हो गया आपका क्या होता है मोल प्रभाज। एक बार फिर से सुन लीजिए। जैसे हमने आपको ये सर्किल बताया और इस सर्किल में हमने 4 भाग किए, 1 2 3 4, ये 4 भाग हैं, 1 2 3 और 4। अब इन 4 भागों में देखो हमें प्रभाज निकालना है हरे का। तो हरा है कितने भाग में, केवल 1 भाग में, और कुल भाग कितने हैं, 4। तो ये हो क्या जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। जब हम बिलियन की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें मोल का प्रभाज निकालना होता है। बिलियन में कितने किसके किसके मोल होते हैं, एक होता है विलेय का मोल जिसको हम n2 से लिखते हैं,
और दूसरा होता है विलायक का मोल, जिसको हम N1 से लिखते हैं। अब अगर हमें विलेय का मोल प्रभाज निकालना है तो हम देखेंगे X2, और जिसका निकालना है उसके मोल बटे कुल मोल। और अगर हमें विलायक का मोल प्रभाज निकालना है तो N1 अपान N1 प्लस N2। तो ये प्रक्रिया आप अपनाते हैं जब आप किसी का मोल प्रभाज निकालते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं मोल प्रभाज के ऊपर भी। चलिए करते हैं, इरेज करें इसको। ठीक है, वेरी गुड। जैसे हमने क्वेश्चन लिखा कि 10%, 10% NaOH विलयन में ऐसे लिखो, 10% NaOH जलीय विलयन में जल तथा NaOH का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 10% NaOH, मतलब विलयन पूरा परसेंट कितना होगा? 100% विलयन होगा। कितने प्रतिशत विलयन होगा? ये जो विलयन होगा ये 100% होगा, और इसमें 10% NaOH है। मान लिया हमने विलयन माना कि 100 ग्राम विलयन है, हमने विलयन को मान लिया। हमने क्या माना? कि माना विलयन की मात्रा बराबर 100 ग्राम। तो अब इसमें विलेय की मात्रा कितनी होगी? विलेय है क्या? यहाँ पे पहले तो हम ये जान लें कि विलेय और विलायक क्या है। इसमें जो विलेय है वो NaOH है। क्या है? NaOH। और इसमें जो विलायक है वो जल है, वो आपका जल है। क्या है? जल है। तो देखो विलेय यहाँ पे 10% है, तो 100 का 10% कितना होगा? 100 का 10% हुआ 100 गुणा 10 बटे 100, यही तो हुआ। तो ये कितना हो गया? 10 ग्राम। और टोटल कुल विलयन कितना है? 100 ग्राम। उसमें 10 ग्राम NaOH है, तो जल की मात्रा कितनी होगी? जल की मात्रा बराबर हो जाएगी 100 माइनस 10, कितनी हो गई? 90 ग्राम। ये हो गई। अब हम यहाँ पे क्या निकालें? अब हम निकालें पहले NaOH के मोल। तो NaOH के मोल, NaOH के मोलों की संख्या ये हम निकाल ले। तो ये क्या होगी? ये होगी NaOH का भार। NaOH के भार को हम लिख सकते हैं WNaOH बटे इसका अणुभार। ठीक है, तो WNaOH कितना दिया है? ये हमको दिया 10 ग्राम। और NaOH का अणुभार देखो कैसे निकालोगे? पर Na का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, और हाइड्रोजन का 1 होता है। कितना हो गया ये हो गया 40। तो 10 बटे 40 कितना हुआ? ये 10 बटे 40, इसको काट दिया तो ये कितना हुआ? 0.2
इतने मोल आ गए आपके NaOH के। कितने मोल आए? 0.25 मोल NaOH के आ गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बाद में, ये हमारे NaOH के मोल आ गए। अब हम H2O के मोल निकाल लें। इसको इरेज कर रहे हैं। तो देखो H2O के मोलों की संख्या क्या होगी? H2O के मोलों की संख्या ये क्या होगी? ये बराबर होगा आपका, इसका भार कितना दिया है? WH2O अपान MH2O। तो भार इसका दिया है 90 और इसका अणुभार वाटर का, देखो हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो कितना हो गया? 18 ग्राम। तो बटे 18। अब ये निकल के कितना आ गया? 5 आ गया। 5 मोल आ गए इसके, किसके? जल के। ठीक है, अब हमें जिसका भी मोल प्रभाज निकालना है उसका हम निकाल लें। तो देखो जल के मोल बराबर आए 5 और NaOH के मोल ये आए 0.25। कुल मोल कितने हो गए? कुल मोल बराबर 5 प्लस 0.25 बराबर 5.25। तो जिसका हमें मोल प्रभाज जैसे हमें निकालना है XH2O, तो H2O के कितने मोल हैं? 5 बटे कुल मोल कितने हैं? 5.25। हटा दो, पॉइंट हटाया, 2 0 बढ़ा लिया, काट लो इसको। 5 बन जा 5, 0, 5 5 जा 25, 5 0 100, फिर काटो, 2 जा 1 जा 2 0, तो 20 को 21 से भाग दो, कितने टाइम जाएगा? पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। अब देखो ये 9 बार जाएगा, 9 1 9 और 9 दूनी 18, बचा 11। 10 में से 9 गया 1 और 9 में से 8 गया 1, तो 11 बचा। फिर 0 बढ़ाया, ये 5 बार चला जाएगा। तो इसमें मोल प्रभाज कितना आया? 0.95। किसका आ गया? जल का। अब तुम्हें दूसरा मोल प्रभाज किसका निकालना है? NaOH का। तो XNaOH ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसके नंबर ऑफ मोल कितने हैं? 0.25 और कुल मोल कितने हैं? 5.25। इसको हटा दो, काटो इसको, 5 बार गया और 5 1 5, 5 25, 5 1 5, 5 दूनी 10, 21। तो 1 को 21 से भाग दो, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, नहीं जा रहा, 0 लगाया, 0 बढ़ाया। ठीक, अब ये चला जाएगा 4 बार, तो ये हो गया 84 और ये 6 बचा, 9 में से 8 गया, बचेगा 9 में से 8 गया 1, जाएगा नहीं, तो 0 बढ़ाया, कितने टाइम ले जा सकते हैं? 7 टाइम, तो ये आ गया 0.047 मोल। ठीक है, तो आज का आपका टॉपिक यहाँ तक रहेगा। इसके बाद अगले दिन नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो होगा। और आप लोगों से ये निवेदन है कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जितने भी आपके टॉपिक होंगे सारे हम कराएंगे, और वो टॉपिक हम ज़्यादा कराएंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो धन्यवाद।